एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और ये बाजार के लिए एक इरिटेंट था और वो दूर हो गया। और मेरे ख्याल से बाजार ने 15-18 महीने से जो कंसोलिडेट किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि डिस्पाइट सो मच नेगेटिविटी बाजार नीचे नहीं गया था, तो बाजार में स्ट्रेंथ काफ़ी है मेरे ख्याल से। और ये एक ट्रिगर हो सकता है बाजार के लिए अच्छा मेरे ख्याल से। प्रशांत जी, एक मार्केट में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे लिए सिर्फ एक ट्रेड डील ही एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे, या बाकी फैक्टर्स भी थे जैसे कि अर्निंग्स हैं, एफआई की सेलिंग है? क्या उसमें अभी भी कहीं ना कहीं एक रिस्क रहेगा कि वो फैक्टर्स अभी भी हमारे अगेंस्ट ही रहें शायद? देखिए, इसमें जो ट्रेड डील का उतना बड़ा योगदान नहीं था मेरे ख्याल से इस फेज के लिए। इसमें 3 मुख्य कारण थे कि 2024 में हमारे जो मल्टीपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। जो हमारा इमर्जिंग मार्केट पे प्रीमियम था, वो सामान्य से काफ़ी ऊपर चला गया था। दूसरी बात ये थी कि जो अर्निंग्स के अनुमान थे लोगों के, वो वास्तविकता से काफ़ी ज़्यादा थे। क्योंकि कोविड में अर्निंग्स बहुत कम हो गई थी, तो वो लो बेस से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी और बाजार ने उसी को एक्स्ट्रापोलेट किया, वो गलत था। तो अब वो अर्निंग्स जो एग्रेसिव एस्टिमेट्स थे वो भी अब नीचे आ गए हैं और वो अब सामान्य है। और तीसरी बात थी कि जो आप देखेंगे जो विश्व में जो मार्केट है, वो एक नैरेटिव ड्रिवन मार्केट, नैरेटिव्स में पैसा गया है पिछले 1 डेढ़ साल में, एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, और ये नैरेटिव्स का इंडिया के पास कोई प्ले नहीं था। तो मेरे ख्याल से इसको ऐसा कह सकते हैं, इन नैरेटिव्स की वजह से, ना होने की वजह से भारत से पैसा गया। लेकिन आज हम कहाँ पर हैं? आज मल्टीपल्स हमारे ठीक हैं। आज हमारा जो करेंसी है वो काफ़ी अंडरवैल्यूड है आरईआर के हिसाब से। एफआईआईज़ भी इंडिया पे काफ़ी अंडरवेट है। और जो एक सप्लाई थी आईपीओज़ की, वो भी मेरे ख्याल से उसमें डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लगभग 50% जो आईपीओज़ हैं वो पिछले डेढ़ 2 साल के, वो इश्यू प्राइस से नीचे हैं। तो जो पैसा उसमें जा रहा था वो भी इस वर्ष शायद कम होगा। और जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स हैं, वो भी अब मेरे ख्याल से काफ़ी रियलिस्टिक है। तो हम लोग ऐसा 2, 3, 6 महीने से कह रहे हैं कि बाजार का जो अगला मेजर मूव होगा, वो ऊपर होना चाहिए और ना कि नीचे। ओके, बाजार का अगला मेजर मूव ऊपर होना चाहिए ना कि नीचे, ये बड़ी बात कही आपने प्रशांत जी। क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट है, पिछले साल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को भारतीय मार्केट ने 20 साल में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया और इस साल भी शुरुआत खराब रही। तो क्या एक कैचअप रैली एक्सपेक्ट करें? जैसे पिछले साल कैचअप रैली जर्मनी में हुई, जर्मनी में 29% की रैली आ गई। क्या इस साल भारत का नंबर हो सकता है कैचअप रैली प्ले करने के लिए? हो सकता है, लेकिन भारत ने, जो आपने बोला पिछले साल इतना अंडर परफॉर्म किया, उसके पिछले 2-3 वर्षों में बहुत आउट परफॉर्म भी किया था। तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आज भारत एक फेयरली वैल्यूड मार्केट है। इसमें वॉलेटिलिटी कम है क्योंकि लोकल पैसा काफी बाजार में जाता है। फॉरेनर्स की वजह से आने जाने से वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है। लेकिन हम इसमें बहुत बड़े जल्दी रिटर्न की मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखेंगे तो निफ्टी में लो डबल डिजिट 11-12% के आसपास का कंपाउंडिंग रिटर्न आना चाहिए। ओके, कंपाउंडिंग रिटर्न अगर 11-12% का आ जाए तो उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि उतना ही रिटर्न हमने पिछले 20 सालों में देखा है और उसी से काफ़ी वेल्थ बन गई है। प्रशांत जी, आप पहले सिर्फ इस ट्रेड डील पे रहते हैं। इस ट्रेड डील के बाद आज हमने काफ़ी रैली देखी है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब गारमेंट स्टॉक्स में। क्या ये स्पेसेस में मौके ढूंढे जाएं या फिर ये सिर्फ एक रिलीफ रैली है जो फिजल आउट होगी? उसका रिस्क रहेगा क्या? ये मेरे ख्याल से इस पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमको, क्योंकि देखिए, जब ये ट्रेड डील के बाद भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी नहीं देखी गई, तो उसका क्या मतलब है कि या तो हमने कोई नए मार्केट ढूंढ लिए, और या यूएस भी जो गुड्स एक्सपोर्ट हम कर रहे थे वो किसी और मार्केट्स के द्वारा वहां चले गए। तो इसका अर्निंग्स पर कोई हम लोग ने बहुत विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है इसका कोई बहुत पॉजिटिव प्रभाव भी बाजार पे नहीं पड़ेगा। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का मात्र 2% गुड्स एक्सपोर्ट्स में यूएस का था। उसमें से भी 3 बड़ी कैटेगरी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एग्जेम्प्ट थी। तो जो बचे केमिकल्स बचे, कुछ ऑटो एंसिलरीज का एक्सपोर्ट्स बचा,
या टेक्सटाइल्स बचे, ये कोई बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। और ऑटो एंसिलरी एक हिस्सा तो बड़ा है, लेकिन उसका जो यूएस में एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कम था। केमिकल्स का भी लगभग 20% एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मैं इसको सामान्य तौर पे मतलब एवरेज पे एक रिलीफ रैली के जैसे ही देखूँगा इन सब सेक्टर्स के लिए। ओके। प्रशांत जी, तो फिर इस समय अब बजट निकल गया और अभी ट्रेड डील आ गई। आप इस समय इंक्रीमेंटल पैसा जो अगर आपको मिल रहा होगा वो कहाँ एलोकेट करेंगे? इस समय आपकी सबसे ज़्यादा ओवरवेट थीम्स क्या होंगी? ये आपने कहा कि 12% पैसा रिटर्न आया 20 सालों में और ये पर्याप्त है। ये एक तरह से पर्याप्त है, लेकिन आप देखिए कि जो पिछले 5 वर्षों में रिटर्न आया कोविड के बाद वो इससे बहुत ज़्यादा था। और भारत में आज जो 100 में से 70-80 निवेशक हैं, वो कोविड के बाद ही बाजार से जुड़े हैं। तो ये रिटर्न उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम है। तो मुझे यही कहना है कि जो पिछले 5 वर्ष में हुआ उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए और ये 11-12 के तुलना में ही हमको बाजार में अपेक्षा रखनी चाहिए। जहाँ तक सेक्टर्स की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। स्मॉल मिड कैप्स एज़ अ कैटेगरी देखेंगे तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से आज भी अच्छा नहीं है। हालाँकि वो इतना बड़ा स्पेस है और कई-कई स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें 10 में से 1, 20 में से 1 स्टॉक्स में कहीं-कहीं पर वैल्यू दिखाई देने लग गई। लेकिन उसके लिए हमको पूरी समझ के साथ काम करना। ओके। प्रशांत जी, वैसे एक चीज़ मैं कहूँ, बजट आया उसमें भी काफ़ी शानदार चीज़ें आई। आपका पोर्टफोलियो स्टॉक पीएफसी उसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव आया। अब ओवरऑल पीएसयू स्पेस आप एक जैसे कहते हैं एक ओजी टर्म जो हम यूज़ करते हैं, जब पीएसयू स्टॉक्स की बुलिशनेस की बारी आई थी सबसे पहले आप ही ने पीएसयू स्टॉक्स पर बेट ली थी। अब यहाँ पर लगातार जो आउट परफॉर्मेंस चल रही है क्या वो एक्सटेंड करेगी? नहीं, मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम पीएसयूज़ को पीएसयूज़ के जैसे नहीं देखें। देखिए पीएसयूज़ का थीम क्यों बना? क्योंकि इसके 2 कारण थे। सभी पीएसयूज़ जो है वो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स में है। कोई भी पीएसयू आपको कंज्यूमर या फार्मा या आईटी स्पेस में नहीं मिलेगा। तो जब कोविड आया तो क्योंकि इकोनॉमी में तकलीफ थी तो सभी पीएसयूज़ जो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स में थे वो काफ़ी घट गए। और जैसे-जैसे स्थिति सामान्य हुई, इकोनॉमी ने रिकवर किया, इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स ने रिकवर किया, तो सभी पीएसयूज़ ने बहुत आउट परफॉर्म किया और उसका वही मुख्य एक कारण था। तो तब वो कोरिलेशन था, लेकिन आज इसमें कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं है। आज कोई ऐसी क्राइसिस जैसी स्थिति नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है। तो मेरे ख्याल से इनको हम सामान्य बिज़नेस के जैसे देखना चाहिए। हर पीएसयू, हर सेक्टर का आउटलुक अलग-अलग इसके अलावा जो दो बड़े है। यूएस फेसिंग सेक्टर्स हैं, आईटी और फार्मा, इसमें आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, फार्मा में तो कुछ बदला नहीं है क्योंकि फार्मा तो वैसे भी एक ड्यूटीज़ से एग्ज़ेम्प्ट था। तो फार्मा एक अच्छा सेक्टर है, इसमें इंडिया की कंपनीज़ की पोज़ीशन बहुत अच्छी है। लेकिन इस सेक्टर को हम जनरल तौर पे बात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हर कंपनी अलग है, उसकी पाइपलाइन अलग है, उसके मार्केट्स अलग हैं, उसके वैल्यूएशन अलग है। लेकिन औसत पे देखा जाए तो ये एक अच्छा सेक्टर है, इसमें कंपनीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आईटी में देखिए 2 मत है। एक मत कहता है कि एआई के आने से ये सेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम लोग का ऐसा मानना है कि आईटी एआई के आने से आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। जो काम $100 में हो रहा था वो शायद आज 70, 80, $90 में हो जाएगा। लेकिन जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो जो पैसा बचेगा उसको किसी और चीज़ पर खर्च करेंगे, किसी और सर्विस पे, किसी और रिक्वायरमेंट पे। तो हमें लगता है जो आईटी कंपनीज़ हैं, ये काफ़ी एजाइल रही हैं और बदलते हुए माहौल टेक्नोलॉजी में इन्होंने समय-समय पे अपने को उसके अनुसार बदला है। तो मुझे लगता है ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसने काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म किया है और इसलिए मुझे इसमें रिस्क रिवॉर्ड ठीक दिखता है। हालाँकि ये भी कहना उचित होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, 200-300 बिलियन डॉलर का, तो इसमें हम कोई बहुत फ़ास्ट ग्रोथ की उम्मीद नहीं रख सकते। ओके, मैं दो और स्पेसेस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा जहाँ जो एक बहुत बड़ी मेक इन इंडिया थीम है, जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग मूव्स रहे हैं। एक है डिफेंस, जहाँ मोर और लेस मूव्स शानदार रहे, और दूसरी है ईएमएस स्पेस, जहाँ पर हमने पिछले साल 40 से 50% की करेक्शन देखी, शायद वैल्यूएशन का एक इम्पैक्ट था। इन दो स्पेसेस में अब आपका क्या व्यू रहेगा?
देखिए, डिफेंस में ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन शायद बाजार कहीं न कहीं इन स्टॉक्स को बहुत उसने महँगा कर दिया था। जैसे मैंने शायद 1 डेढ़ वर्ष, 2 वर्ष पहले भी बोला था। और देखिए जो अब कल भी जो डिफेंस का एलोकेशन बढ़ा है, शायद उसमें एक मुख्य कारण ये भी रहा कि रुपए की जो वैल्यू है वो यूरो को अगेंस्ट काफ़ी डेप्रिशिएट कर गई है। तो जो आप बाहर से आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं गुड्स को, डिफेंस गुड्स को, उसमें आपको रुपए की कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बढ़िया ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन इसमें ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी रिचली वैल्यूड है। और दूसरा मैंने क्या देखा है कि जभी भी कोई नैरेटिव बेस्ड सेक्टर हो जाता है, जैसे आप पिछले 5 वर्षों में देखिए तो नैरेटिव क्या था? डिफेंस एक नैरेटिव था, पीएसयू एक नैरेटिव था, ईएमएस एक नैरेटिव था, मेक इन इंडिया एक नैरेटिव था। तो जहाँ भी बाजार में निवेशक नैरेटिव को चेज़ करते हैं, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस आपके फ़ेवर में नहीं रहते। और मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज ये ईएमएस के लिए भी लागू होता है। हुँ। एक आखिरी सवाल प्रशांत जी, अब मार्केट के लिए अगला बड़ा एक मेक और ब्रेक फैक्टर क्या होगा? क्योंकि बजट जा चुका है और अब ट्रेड डील भी हो चुकी है। देखिए, बाजार के लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टर के रिटर्न्स के लिए मेक और ब्रेक फैक्टर हमेशा पेशेंस होता है। सही सही समझदारी, सही सोच और धैर्य। तो ये एक अच्छा बाजार है, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। इसमें मुझे कोई विशेष रिस्क नहीं दिखता है। ये बाजार भी 15-18 महीने से 40 बिलियन के एफआई सेलिंग के बावजूद भी ये लार्ज कैप्स घटे नहीं है। तो ये बाजार की भी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। खाली इसमें हमको धैर्य चाहिए और इससे हमें राइट एक्सपेक्टेशंस चाहिए। आप एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी, बट लार्ज कैप्स में मुझे लगता है पेशेंस के साथ हमको लो डबल डिजिट रिटर्न आने की पूरी उम्मीद है। इन्हीं शानदार शब्दों के साथ आपको शुक्रिया कहूँगा प्रशांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय आज हमें देने के लिए स्पेशल डे पर। और श्रेया और